अरे मां, आप सुबह नहा धोकर ही घर में बैठा करो। आपसे इतनी बदबू आ रही है कि सहन नहीं हो रही। समझ नहीं आता, इतना बड़ा घर है और मैंने इसे कितनी महंगी चीजों से सजाया है। लोग आते हैं तो तारीफ करते नहीं थकते, और ऊपर से ये गर्मी हालात ही खराब कर देती है। अब आपकी यह दुर्गंध। चलो पहले नहा लो, फिर यहां बैठना। रंजीत अपनी मां सुनीता जी से बोला। सुनीता जी की आंखें भर आईं। उन्होंने हल्की कांपती आवाज में कहा, बेटा रंजीत, मैं सुबह सुबह नहा धोकर भगवान का ध्यान करती हूं, उसके बाद ही यहां आती हूं। और बेटा, पूरी रात पसीने में भीगती रहती हूं। मेरे कमरे का टेबल फैन भी खराब है। कितने दिन से बहू से कह रही हूं कि ठीक करवा दो और मेरे लिए साबुन ला दो, पर कोई सुनता ही नहीं। और कहते कहते सुनीता जी के आंसू बह निकले। रंजीत ने थोड़ी कड़वाहट के साथ कहा, मां, सुबह सुबह आप बहू की शिकायत क्यों कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आती? पूरा घर संभालती है, आपका ख्याल रखती है, और आप हैं कि उसी की ही शिकायत कर रही हैं। तभी संजना आई और बोली, मम्मी जी, आप सुबह सुबह इनके सामने क्यों रोना धोना शुरू कर देती हैं? आप जानती हैं ना, नौकरी की परेशानी, घर की जिम्मेदारी, कितना कुछ ये करते हैं। आप मां हैं, बेटे की चिंता करनी चाहिए। और ये क्या कि पंखा खराब है और साबुन नहीं दिया। साबुन नया नहीं था तो मैंने कहा लाइफ बॉय वाला साबुन इस्तेमाल कर लो, पर आपकी मम्मी को तो महक वाला साबुन चाहिए। दूसरी बहू होती तो अब तक घर छोड़कर चली जाती, पर एक मैं हूं जो सब संभालती हूं, और आप अभी भी मेरी शिकायत कर रही हैं। संजना आंखों में आंसू भरकर रोने का नाटक करने लगी। रंजीत बोला, रुला दिया ना, आपकी दिक्कत असल में क्या है मां? सुनीता जी बोली, बेटा, बहू जो साबुन मुझे दे रही थी वह हाथ धोने का साबुन है, और वही साबुन वह नहाने के लिए दे रही थी। अब तुम बताओ, उस साबुन से नहाकर मैं भगवान की पूजा कैसे करती? रंजीत कुछ कहने ही वाला था कि संजना बोली, अच्छा, साबुन भी क्या गंदा हो जाता है? मैंने हैंड वॉश रखा है, अब यह साबुन भी क्या बर्बाद होगा? देखो आपकी मम्मी की नवाबी। रंजीत ने गुस्से में कहा, साबुन लगाना है तो लगाओ, वरना अपने कमरे में बैठी रहो, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। और संजना, इस गर्मी में ऐसी लगवा दिया है, अब हमारे कमरे में भी ठंडक होगी। संजना मुस्कुराई और पति को दफ्तर जाने के लिए विदा किया। मजबूरी में सुनीता जी वही साबुन इस्तेमाल करने को मजबूर हो गईं। बेचारी अब अपने कमरे में बैठी पुराने दिनों को याद करते हुए रो रही थीं कि कैसे उन्होंने अपने बेटे की हर जरूरत पूरी की, पढ़ाया लिखाया, शहर में बड़ा घर खरीदा, और आज वही बेटा बहू के साथ मिलकर अपनी मां को बेइज्जत कर रहा था। एक दिन संजना रसोई में काम कर रही थी। सुनीता जी धीरे धीरे बेटे के कमरे में गईं। देखा, रंजीत ऐसी की ठंडी हवा में सिकुड़कर सो रहा है। उन्होंने ऐसी बंद कर दिया। कुछ देर बाद रंजीत चिल्लाया, संजना, मेरे कमरे का ऐसी किसने बंद किया? सुनीता जी बोली, बेटा, मैंने बंद किया। मैंने देखा कि तुम ठंड से कांप रहे थे, इसलिए बंद कर दिया। रंजीत गुस्से में बोला, मां, यह घर आपके फटीचरों की तरह नहीं कि एक ही कूलर सबको ठंडक दे दे। याद है जब मैं नाना नानी के घर जाता था, सब एक ही कमरे में सोते थे। पता नहीं सबको हवा कैसे मिल जाती थी। आपके घर वालों की तरह यहां मत करो। इतना कहकर रंजीत अपने कमरे में चला गया। संजना बोली, कितनी बार कहा है आपसे, ज्यादा हितैषी मत बनिए। सुबह सुबह बातें सुनने का ज्यादा ही शौक है आपको, और बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में कदम कैसे रखा आपने? अब जल्दी जल्दी काम करने दीजिए, मुझे 2-3 दिन के लिए मायके जाना है। तभी फोन की घंटी बजी। संजना ने फोन उठाया। अब इस वक्त कौन फोन कर रहा है? फोन में उसकी ननद अलिका बोली, कैसी हो भाभी? मां कैसी हैं? संजना ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी हालत तो पूछो मत, और मम्मी जी के मजे ही मजे हैं। आप बताइए, आप तो मजे से रह रही होंगी ना? दीदी, कभी अपनी जिम्मेदारी को अपने साथ ले जाओ, कुछ पल हम भी चैन से जी सकें। संजना ने तंज में कहा, हां भाभी, पर मां वहां से आना ही नहीं चाहती। मैं बस कुछ दिन के लिए आ रही हूं, शायद आपको थोड़ा आराम मिल जाए। भाई को बता देना। संजना ने फोन पटक दिया और बोली, लो, एक मुसीबत कम थी, अब दूसरी भी आ रही है। सुनीता जी ने पूछा, किसका फोन था बहू? संजना ने कहा, आपकी लाडली का, परसों आ रही है। यहां रहकर जिम्मेदारी निभाएगी या सिर्फ खर्च बढ़ाएगी, पता नहीं। सुनीता जी के चेहरे पर थोड़ी खुशी झलक गई। वह 2 दिन तक घड़ी की ओर देखती रही कि कब वक्त बीते और बेटी से मिल सके। 2 दिन बाद संजना ने सुनीता जी की तरफ एक साड़ी फेंकी और बोली, आज अच्छे से नहा लीजिए और ये पहन लीजिए। सुनीता जी ने पूछा, बहू,
तुम तो ऐसी साड़ी नहीं पहनती, ये किसकी है? संजना बोली, मेरी मां की है। उनके पास कई पुरानी साड़ियां थीं, सोचा 2-4 आपके लिए ले दूं आऊं। सुनीता जी चौंकी, बहू, क्या मेरा बेटा इतना भी नहीं कमाता कि मुझे 2 जोड़ी नई साड़ी दे दे? अब मैं तुम्हारी मां की पुरानी साड़ी पहनूं? संजना गुस्से में आई और सुनीता जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, शौक तो देखो इस बुढ़िया का, एक पांव कब्र में लटका है और नई साड़ी मांग रही है। चुपचाप नहा लो और पहन लो, वरना आज रात ही रेलवे स्टेशन पर फेंक दूंगी। वहां जब भीख मांगनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। अब जाओ मेरी नजरों से दूर। बेचारी सुनीता जी अपनी किस्मत को कोसते हुए सोच रही थीं कि और क्या क्या देखना और सुनना बाकी है। 2 घंटे बाद अलिका अपने मायके से आई। संजना ने सामने 2 बिस्कुट और चाय रख दी। सुनीता जी की नजरें बिस्कुट पर टिकी। अलिका अंदर ही अंदर रो रही थी, लेकिन प्यार से बिस्कुट मां की तरफ बढ़ाया। सुनीता जी बोली, नहीं बेटा, तुम थकी हुई हो, तुम खाओ, मैं तो दिन भर खाती रहती हूं। अलिका ने प्यार से कहा, मां, आपकी हालत को देखकर पता चल रहा है कि आप कितना खाते हो, अब आप ये बिस्कुट खा लो। इतना कहकर उसने अपनी मां को जबरदस्ती बिस्कुट खिलाया। सुनीता जी बिस्कुट ऐसे खा रही थीं जैसे सालों बाद इसका स्वाद चखा हो। अगली सुबह घर में सब थोड़े परेशान और चिड़चिड़े लग रहे थे। रंजीत बड़बड़ा रहा था, संजना, मेरा रुमाल कहां है? ढूंढो यार, इतने छोटे घर में रहना भी मुश्किल हो गया है, ऊपर से इतने लोग, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। संजना कमरे से रुमाल लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, लो जी, तकिए के नीचे ही था। रंजीत बोला, और मेरा नाश्ता? संजना ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, हां हां, आ जाइए, सुबह से रसोई में लगी हूं, और सोनू को भी कह दीजिए नाश्ता कर ले। संजना ने सभी का नाश्ता तैयार किया और सोनू को बोली, सोनू, सैंडविच और केला है, जल्दी खा ले, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तभी अलिका बोली, भाभी, आप सोनू को खाना खिला दीजिए, मैं उसका बैग पैक कर देती हूं। इतना कहकर वह सोनू का बैग पैक करने लगी। तभी उसकी नजर कुछ पैसों पर पड़ी। उसने पैसे निकालते हुए कहा, सोनू, तेरे बैग में इतने सारे पैसे कहां से आए? सोनू गुस्से में बोला, आपने मेरे बैग चेक करने की हिम्मत कैसे की? मुझे खाना भी नहीं खाना। तभी संजना रसोई से आई और बोली, क्या हुआ बेटा, गुस्से में क्यों हो? सोनू बोला, मम्मी, ये मेरे पैसे हैं, मैंने कहीं से नहीं चुराए। संजना ने कड़क लहजे में कहा, अलिका, शर्म नहीं आती बच्चों के पैसे लेने में? हमारे बेटे ने ऐसा क्या किया कि आपने उसे डांटा? ये सब अपने घर में कीजिए, हमारे घर में नहीं चलेगा। अब इसे उसके पैसे लौटा दो। अलिका बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, छोटा है, पर हमारे घर की परवरिश यही सिखाती है। भाभी, सोनू ने जरूर कहीं से पैसे चुराए हैं, आप खुद ही सोचो, भला इतने सारे पैसे इसके पास कहां से आए? अब ये चोरी करना भी सीख गया। आखिर ये घर का बच्चा है, कोई नहीं चाहेगा कि बिगड़ जाए। अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसे कड़ी सजा देती। संजना बोली, अच्छा, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हाथ लगाए? अलिका बोली, भाभी, आप ऐसे बोल रही हैं जैसे सोनू हमारा कुछ है ही नहीं। अगर आज नहीं रोका गया तो कल कौन सी बड़ी गलती करेगा पता नहीं। संजना बोली, देखो, 2 दिन नहीं हुए और आपके बेटे को चोर बना दिया। रंजीत गुस्से में बोला, अलिका, तुम मां से मिलने आई थी, ठीक है, अब जाकर अपने घर की जिम्मेदारी देखो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अलिका बोली, अब तक यही करती आई थी, आप अपनी बुजुर्ग मां नहीं संभाल पा रहे तो बच्चे को क्या सिखाएंगे? गलत काम पर उसे टोकते नहीं, सामने अपनी मां और बहन की इज्जत नहीं करते। सोचिए, बड़ा होकर यह आपकी इज्जत करेगा? गुस्से में रंजीत ने सोनू को हल्का थप्पड़ मारा और बोला, जाओ स्कूल, बाद में बात करेंगे। सोनू मुंह बनाकर चला गया। संजना अलिका को झाड़ते हुए बोली, रुला दिया ना मेरे बच्चे को, अब चले जाओ, और अगर मां की इतनी ही फिक्र है तो यह गंदगी की टोकरी अपने साथ ले जाओ। अलिका बोली, आपको याद है ना, 11 साल पहले जब गांव की जमीन और घर बेचने की बात आई थी, आपने कहा था दस्तखत कर दो, बेटी का यही फर्ज होता है। इस शहर के घर में, जिसे पापा ने बड़ी मेहनत से मां के लिए बनवाया, आप लोग मां की पूरी देखभाल करेंगे। क्या यही देखभाल हो रही है? रंजीत बोला, अलिका, तुम कहना क्या चाहती हो? अलिका बोली, भैया, अब कुछ कहने को बचा ही नहीं। मैंने लालच नहीं किया, पर आप लोगों ने मां की इज्जत नहीं की। और भाभी, आप चाहती हैं कि मां को मैं अपने साथ ले जाऊं? संजना झट से बोली, हां हां, ले जाओ। अलिका बोली, ठीक है, मां को मैं अपने साथ ले जाती हूं, लेकिन 11 साल पहले जो भी रकम आपको जमीन और घर बेचकर मिली थी, वह मां के नाम कर दीजिए। यह घर तो मां का है ही,
मन होगा तो 2 काम वाली रख सकती हैं। रंजीत बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मां के नाम पर, और इतने बड़े घर में मां अकेली रहेगी? अलीका हंसकर बोली, सुबह ही तो आप चिल्ला रहे थे, कितना छोटा घर है, लोगों के आने से घुटन होती है, अब कहते हो इतना बड़ा घर है। संजना बोली, अगर कुछ लेने की सोच कर आई हो तो तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हां, मां को लेने आई हो तो ले जा सकती हो। अलीका खड़ी हुई और जोर से बोली, मां, यह घर आपका है, कोई क्यों आपको यहां से भगाएगा? रंजीत ने गुस्से में मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, जरूर तुमने अपनी बेटी को बताया होगा कि हम अपना ख्याल नहीं रखते। सुन लो मां, अगर हम आपको छोड़ देंगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा। अलीका ने भाई का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाथ छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मां, गलती इसमें भाई और भाभी की नहीं है, आपकी भी है। सुनीता जी रोते हुए बोली, बेटा मैं क्या कर सकती हूं? अलीका ने ताकत भरकर कहा, क्या नहीं कर सकती? पापा के जाने के बाद आपने हम सबको संभाला, उनकी मौत के बाद मेरी शादी करवाई, और याद है शादी के दिन ही इन लोगों ने मुझसे दस्तखत करवाए थे ताकि मैं शादी के बाद बदल ना जाऊं। जब यह लोग इतना बदल गए हैं तो आप खुद को क्यों नहीं बदल सकती? आपने ही तो मुझे सिखाया था कि अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखो, फिर आप अपनी सीख कैसे भूल गई? बहू तो बहू, बेटा भी आपकी इज्जत नहीं करता, छोटा पोता भी आपको आते जाते ठोकर मार देता है और आप चुप रहती हैं। आखिर क्यों? मां, आप कोई बोझ नहीं है। अलीका की बातें सुनकर सुनीता जी को बहुत हिम्मत मिली। तभी संजना गुस्से में अलीका के बाल पकड़कर बोली, यह ऐसे नहीं मानेगी, बहुत इज्जत दे दी, चल निकल मेरे घर से। तभी सुनीता जी में इतनी ताकत आई कि उन्होंने जोर का थप्पड़ संजना को जड़ दिया और बोली, छोड़ मेरी बेटी को, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? संजना लड़खड़ाई और गिर पड़ी। रंजीत सामने आया और बोला, मां, 4 दिन में बेटी ने आपको इतना खिला दिया कि आपकी चर्बी बढ़ गई। सुनीता जी कुछ कहती, उससे पहले अलीका ने जोर का थप्पड़ अपने भाई को मारा और बोली, बेशर्म आदमी, जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता वह समाज की औरतों की क्या इज्जत करेगा? अब मैं तुम्हें बताती हूं तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। अलीका ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पूरी स्थिति बताई। देखते ही देखते आसपास के लोग जमा हो गए। पुलिस आई और सुनीता जी की हालत देखकर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सुनीता जी ने अपने आप पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने तुरंत संजना और रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद अगले दिन दोनों घर लौटे। जब उन्हें एहसास हुआ कि अब उनकी हालत और इज्जत दोनों खराब हो चुकी हैं, तो वे सुनीता जी से माफी मांगने लगे। सुनीता जी ने अपनी बेटी अलीका की तरफ देखा। अलीका ने कहा, मां, पहले भी आप अपने फैसले खुद लेती थीं और आज भी लेंगी। बस याद रखिए, अपनी इज्जत सबसे पहले आप खुद करेंगी, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। सुनीता जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तुम दोनों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। 2 दिन में यह घर खाली करो और जहां जाना है चले जाओ। इस घर के लालच में बहू बेटे ने मेरी इज्जत नहीं की, अब मैं यहां नहीं रहना चाहती। इस घर को बेचकर मैं मथुरा जाऊंगी और वहीं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी। कम से कम वहां कोई मुझे बेइज्जत तो नहीं करेगा। इतना कहकर सुनीता जी बेटी का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद रंजीत और संजना को घर खाली करना पड़ा। अलीका अपनी मां को कुछ दिन के लिए अपने घर ले गई और घर एजेंट को बेच दिया। हफ्ते 10 दिन बाद सुनीता जी ने मथुरा में एक आश्रम में रहने का फैसला किया। वहां बुजुर्ग महिलाएं एक साथ रहती थीं। सुनीता जी ने सारे पैसे अपने अकाउंट में जमा करवा दिए ताकि अपनी जरूरतें वहीं पैसों से पूरी कर सकें। मथुरा के आश्रम में सुनीता जी को नया परिवार मिला। वहां की महिलाएं जो अपने अपने दुख झेल चुकी थीं, एक दूसरे का सहारा बनकर रहती थीं। सुनीता जी को बचपन से ही बुनाई और कढ़ाई का शौक था। उन्होंने आश्रम में महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा बुनाई केंद्र शुरू किया। पहले केवल साधारण दुपट्टे और साड़ियां बनती थीं, लेकिन उनकी कारीगरी इतनी बारीक थी कि जल्दी ही उनकी बनाई चीजों की मांग बढ़ने लगी। मालती जी नाम की बुजुर्ग महिला जो पहले दुकान चलाती थीं, ने सुनीता जी को प्रोत्साहित किया कि अपनी कला को बड़े स्तर पर ले जाएं। उनके पुराने संपर्कों के जरिए सुनीता जी की साड़ियां मथुरा और आसपास के शहरों में प्रसिद्ध होने लगीं। धीरे धीरे उन्होंने आश्रम की अन्य महिलाओं को भी बुनाई और कढ़ाई सिखाना शुरू किया। इससे उनकी आमदनी बढ़ी और हर महिला को एक नया उद्देश्य मिला। सुनीता जी ने अपनी कमाई का एक हिस्सा आश्रम के लिए दान किया, जिससे वहां की सुविधाएं बेहतर हुईं।
उन्होंने एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जहां गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त बुनाई और कढ़ाई सिखाई जाने लगी। 5 साल के अंदर सुनीता जी मथुरा में एक जानी मानी हस्तशिल्प उद्यमी बन गईं। उनकी बनाई साड़ियां अब बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शनियों में बिकने लगीं। उनकी मेहनत और लगन ने न केवल उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि आश्रम की हर महिला को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी दी। एक दिन सुनीता जी अपनी एक प्रदर्शनी के लिए दिल्ली गईं। वहां उनकी बनाई साड़ियों की खूब तारीफ हो रही थी। प्रदर्शनी के अंत में जब वह अपने स्टॉल पर खड़ी थीं, तभी रंजीत और संजना वहां पहुंचे। दोनों की हालत देखकर सुनीता जी को थोड़ी चिंता और दुहक हुआ। रंजीत की नौकरी चली गई थी और संजना अब एक छोटी सी नौकरी कर रही थी। दोनों ने सुनीता जी के सामने हाथ जोड़े और माफी मांगी। रंजीत बोला, मां, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपका बहुत अपमान किया। आपके बिना हमारी जिंदगी बिखर गई। हमें सुधरने का एक मौका दे दीजिए। संजना रोते हुए बोली, मम्मी जी, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हमें अपने किए की सजा मिल चुकी है। सुनीता जी ने गहरी सांस ली और बोली, रंजीत, संजना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि एक मां का दिल अपने बच्चों को कभी नाराज नहीं रख सकता। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी अब यही है, इन लोगों के साथ जिन्होंने मुझे नया परिवार और सम्मान दिया। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों अपनी गलतियों से सीखो। अगर सचमुच बदलना चाहते हो तो मेरे प्रशिक्षण केंद्र में आ सकते हो। वहां काम सीखो, मेहनत करो और अपनी जिंदगी को फिर से बनाओ। लेकिन मेरे साथ रहने की बात अब सोचो भी मत। रंजीत और संजना ने सुनीता जी के पैर छुए और वहां से चले गए। सुनीता जी ने उनकी तरफ एक बार देखा और फिर अपनी प्रदर्शनी की ओर ध्यान दिया, जहां लोग उनकी बनाई साड़ियों की तारीफ कर रहे थे। वह मुस्कुराईं और अपने काम में लग गईं, क्योंकि अब उनका मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए था जो उनके साथ आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल रही थीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।